तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पोर्ट्स की दुनिया में बात की जाए स्पोर्ट्स कार की तो पोर्शे कार कंपनी को हम उसका जिक्र किए बगैर कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ब्रांड स्टोरीज में आज की कहानी है पोर्शे मोटर्स की है। आप इस कहानी को आप सुनिएगा। इस कहानी में एक विलक्षण प्रतिभा की संघर्ष की कहानी है, त्रासदी भी है और विनाश की कहानी भी है। हम बात करेंगे फर्डिनेंड पोर्शे की, जिन्होंने एक ख्वाब देखा था बेहतरीन मोटर कंपनी की स्थापना करने की और गाड़ियां बनाने की। उन्होंने वो गाड़ियां बनाई और दुनिया में बेची भी। समय के साथ उन्होंने हिटलर के साथ भी काम किया। उन्हें हिटलर की सेनाओं के लिए जो सैन्य परियोजना में वो शामिल भी रही। इसका परिणाम ये हुआ कि उनको बाद में जेल भी जाना पड़ा और काफी त्रासदी और मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। ये शख्सियत थे फर्डिनेंड पोर्श। इनका जन्म सितंबर 1875 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के एक छोटे से गांव में होता है। वर्तमान में इनका जो गांव है चक गणराज्य में पड़ता है। ये वो दौर था जब ट्रेन और साइकिल ही मुख्य साधन हुआ करते थे आम लोगों के लिए। ऑटोमोबाइल तो धीरे धीरे इस दुनिया में अपने पांव पसार रहा था। इनके जो पिता हैं वो लोहे का काम किया करते थे। ये जो फर्डिनेंड पोर्श हैं उनको अपने पिता का जो पारिवारिक काम था, व्यवसाय था, ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनका इंटरेस्ट पढ़ाई में था और ये पढ़ करके आगे चल के खुद का अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से जब इनकी उम्र 14 बरस होती है तब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। बड़े भाई की मृत्यु का परिणाम इनके जीवन में ये हुआ कि उनको न चाहते हुए भी अपने पिता के साथ उनके पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटाना पड़ गया था। ये उनके साथ हाथ बटा रहे थे। इसी पारिवारिक व्यवसाय में जब वो हाथ बटा रहे थे उस दरमियान उनको जो खाली समय मिल रहा था, उस खाली समय में इनका जो इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हो गया था। ये वो समय था जब घरों में मोमबत्ती का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते बल्ब का भी जमाना आने लग गया था। उनको भी बिजली के बल्ब का काफी शौक था और घर के अंदर वो इसका अक्सर प्रयोग किया करते थे। हालांकि इनकी जो आदत है उनके पिता को पसंद नहीं आ रही थी, मगर इनका जो इंटरेस्ट है इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता ही गया। इसके कारण उनके पिता ने इनका एडमिशन है वो इंपीरियल टेक्निकल स्कूल रिचेनबर्ग में करवा दिया था। वहां पर पोर्शे ने जल्दी ही एक इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाना सीख लिया और उसके बाद वो अपने पसंदीदा राह पर आगे बढ़े और उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय के बजाय अपनी मनपसंद का काम करना चुना। और साल 1898 में 18 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपना पहला जॉब बेला एगर एंड कंपनी में प्राप्त किया। इसी दरमियान अपनी प्रतिभा के कारण इस कंपनी में वो जल्दी से जल्दी प्रमोशन पाना शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर हब का निर्माण कर दिया। ये वो मोटर थी जो किसी भी वाहन में जोड़ करके उपयोग में की जा सकती थी। कालांतर में इसी मोटर को साइकिल के साथ जोड़ा गया और साइकिल के साथ जोड़ करके इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वो समय था जब इंजीनियर्स काफी उत्साहित रहा करते थे। फर्डिनेंड भी इसमें से एक थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और काम करने में लग गए। जैकब लोनर एंड कंपनी में यहीं पर उन्होंने काम किया और जब उनकी उम्र 23 वर्ष थी तब उन्होंने अपनी पहली पोर्शे P1 नाम की एक इलेक्ट्रिक मोटर वाली गाड़ी बनाई, जिसकी जो बॉडी है वो तकरीबन लकड़ी की ही थी। इसकी लंबाई है वो 49 मील थी। ये कार है वो मूलतया रेसिंग के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन इसकी जो भारी भरकम बैटरी है इसकी वजह से इसकी जो रफ्तार है 21 मील प्रति घंटा ही थी। हालांकि ये वो समय था जब ऑटोमोबाइल जो है वो परिवहन के बजाय प्रतिस्पर्धा के लिए ही था और पोर्शे ने सन 1900 तक अपनी जो ये गाड़ी है इसकी डिजाइन में सुधार करना जारी रखा, जिसकी वजह से ये दुनिया की पहली गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार बन गई। इस गाड़ी ने 36 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति से यात्रा की और इस यात्रा की वजह से उसने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। बाद में ऑस्ट्रो डेमलर जो कार निर्माता है उन्होंने पोर्शे को मुख्य कार डिजाइनर के रूप में शामिल कर दिया। यहीं पर पोर्शे ने अपनी पहली पेट्रोल मोटर ऑटोमोबाइल एस्ट्रो डिजाइन किया और साल 1908 में डेमलर मारा कंपनी ने बिताया गया समय इनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ और उन्होंने रेसिंग की दुनिया में उनको है जो सबसे बड़ा ब्रेक मिल गया। इसके बाद उन्होंने अपना अगला मॉडल एस्ट्रो डेमलर 2780 बनाया जो कि 85 हॉर्स पावर का था और जिसको 1910 में लोकप्रिय प्रिंस हेनरी ट्रायल रेस के लिए बनाया गया था। हालांकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इसके बाद उन्होंने अपनी उत्पादों को सेना के लिए बनाना शुरू कर दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद पोर्शे ने नए वाहन डिजाइन करके अपने को दुनिया के बेस्ट इंजीनियर की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। 1922 में एक और रेसिंग कार को डिजाइन किया जिसका नाम था एस्ट्रो डेमलर साशा। इस कार ने भी कई रेसिंग प्रतिस्पर्धा जीती। इसके बाद पोर्शे ने जर्मनी की राजधानी स्टटगार्ट में
वहाँ वो चले गए। वहाँ जाकर के इन्होंने डेमलर के लिए तकनीकी निदेशक और मुख्य अभियंता के तौर पर वहाँ पर काम किया। इसके बाद बेंजन सागर में इनका विलय हो गया। इसके बाद एक शानदार मर्सिडीज बेंज एस सीरीज का डिजाइन भी किया और उसका निर्माण भी किया। आगे चल करके साल 1928 में फर्डिनेंड पोर्श ने मर्सिडीज बेंज SSK का निर्माण भी किया। ये अपने समय की सबसे उम्दा किस्म की सुपर स्पोर्ट्स कार थी, जो कि 1929 में अर्जेंटीना के 500 मील प्रतिस्पर्धा की चैंपियन भी बन गई थी। इसके बाद आगे चलकर कई वर्षों तक इन्होंने बहुत सारी रेसेस जीती और ये अपने नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन कार निर्माता के रूप में दर्ज करवाने में सफल हुए। पोर्शे और मर्सिडीज बेंज के बीच मतभेद आगे चल के बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे। इसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने जिस कंपनी में नौकरी की थी वो नई वाली कंपनी भी एक समय के बाद बर्बाद हो गई और अब पोर्शे हैं वो पूर्णतया बेरोजगार हो गए थे। उनके ऊपर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। ये वो समय था जब उन्होंने तय किया कि वो अपनी खुद की एक कार कंपनी खोलेंगे। इसके बाद उन्होंने स्थापित की पोर्शे GmbH। उन्होंने ये अपनी काबिलियत वाले लोगों को शामिल किया इस कंपनी में और जो कंपनी थी उस कंपनी को शुरू किया। तो उन्होंने इस कंपनी में कारों के निर्माण के बजाय अन्य कार कंपनियों के लिए कार डिजाइन करना शुरू किया और उनके काम में उनका सहयोग करना शुरू किया। हालांकि ये वो समय था, उनका देश भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लोगों के पास न तो रोजगार था न ही पैसा था। ऐसे में ऑटोमोबाइल की मांग न के बराबर थी। लेकिन साल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। इसका इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काफी ज्यादा था और उसने देश के टॉप इंजीनियर्स की मीटिंग रखी और बोला कि आप ऐसी कार का निर्माण करें जो कम से कम 5 सीटर हो, घर के 5 सदस्यों को ले जाने के योग्य हो और उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो, कीमत में भी वो कार किफायती हो। हिटलर का जो आइडिया है इसको बहुत सारे इंजीनियर्स ने सुना और उन्होंने कहा कि ऐसी कार बनाना असंभव है। लेकिन ये जो पोर्शे हैं और वॉक्सवैगन ग्रुप है, इन्होंने इस कार में एक नई संभावना की तलाश की। नतीजा हुआ पोर्शे और वॉक्सवैगन आपस में हाथ मिला लिया और दोनों ने 1932 में एक कार का निर्माण किया और जो कार थी वो थी वॉक्सवैगन की बीटल। ये जो गाड़ी है हिटलर की इच्छा अनुसार थी। ये ज्यादा माइलेज देने वाली थी, 5 सीटर थी और कीमत भी इसकी कोई ज्यादा खास नहीं थी। नतीजा हुआ कि पोर्शे की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गई। इसके बाद पोर्शे के जीवन में घटना घटित होती है। वो दरअसल होता ये है कि साल 1939 के सितंबर में हिटलर हैं वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, जिसके विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस जो हैं वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ते हैं और देखते ही देखते दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसके कारण कंपनियां कार की बजाय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान बनाना शुरू कर जाती है। नतीजा होता है कि सभी सैन्य परियोजनाओं में उलझ जाते हैं। हालांकि पोर्शे जो हैं वो हिटलर के पसंदीदा इंजीनियरों में से एक थे, लेकिन जब उनको युद्धक टैंक बनाने की बात कही गई तो पोर्शे उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। युद्ध में हार की खबर का समाचार सुनने के बाद पोर्शे ने अपनी फैक्ट्री में सभी 10 मजदूरों से काम में करवाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले कंपनी से इनकार करती रही, मगर बाद में उन पर अपराध सिद्ध हो गया। इस युद्ध के पोर्शे के हिस्से में भारी नुकसान आया, जिसकी कीमत पोर्शे को चुकानी पड़ी। युद्ध की समाप्ति के बाद फर्डिनेंड पोर्शे को फ्रांसीसी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी SS सदस्यता भी रद्द कर दी और हिटलर के साथ उनके संबंधों के कारण उनको युद्ध के अंदर अपराध करने के कारण जेल भेज दिया। जेल में वो अपने बेटे पेरी पोर्श के साथ थे। उनके बेटे जो पेरी पोर्श हैं वो भी अपने पिता की तरह ऑटोमोबाइल प्रेमी थे। उन्होंने भी अपने पिता के साथ मिलकर बहुत सारी कारों का डिजाइन किया था। उनमें से एक थी शिवम वैगन। इस कार को जमीन के साथ साथ पानी में भी तैरने के लिए डिजाइन किया गया था और कार ने जर्मन सैनिकों की काफी मदद की थी। इसी कारण उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में फ्रांस सरकार जो है वो उनके बेटे पेरी पोर्श को बाहर निकालती है ताकि वो अपने पिता को छुड़वाने के लिए आवश्यक धन जुटा सके। पेरी जो है एक इटालियन कार निर्माता के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने धन जुटाया और उन्होंने सिसिटालिया 360 नाम की कार का निर्माण भी आगे चल करके किया था। और उनके जो पिता हैं उनकी तबीयत खराब होने के कारण अब उनकी जो सारी जिम्मेदारी है वो पेरी पोर्शे पे आ गई थी। पेरी ने भी देखा कि वो जिस कंपनी के साथ काम करता है वो फिएट कार के इंजन के साथ इस छोटी स्पोर्ट्स कार का निर्माण कर रही है। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी वॉक्सवैगन के साथ ऐसा कर सकते हैं। साल 1948 में पेरी पोर्शे ने एक कार प्रस्तुत की जिसका नाम रखा पोर्शे 356। हालांकि शुरू में इसकी बिक्री कम हुई, मगर उत्साही लोगों के बीच में ये काफी लोकप्रिय भी हुई। बाद में 356 जैसे नए मॉडल को बाजार में उतारा गया जो लोगों की काफी पसंदीदा कार बनी। अलेक्जेंडर पोर्श ये पेरी पोर्श के छोटे बेटे थे। ये अपने परिवार के नक्शे कदम पर चले और सक्रिय रूप से काम करने
करने लगे। उन्होंने आधुनिक कार डिजाइन करने का निर्णय लिया और डिजाइन की 911। ये जो 911 है उनकी पहली कार 356 से ज्यादा शक्तिशाली थी और 4 सिलेंडर की जगह 6 सिलेंडर की थी। ये गाड़ी तेज थी, रिलायबल थी और दूसरों की तुलना में काफी किफायती भी थी। ये जो नया मॉडल है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। 1964 में ये मॉडल लॉन्च हुआ था। इसके बाद उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी 911 करेरा एस और 911 टर्बो, जिसने 1970 के दशक तक अपनी कार जो वार्षिक बिक्री है वो 20,000 यूनिट्स तक कर दी थी। ये इनका बेहतरीन प्रदर्शन था। 1968 से 1970 तक ये मॉन्टे कार्लो रैली में लगातार 3 साल तक जीत हासिल करके नंबर 1 इस पद पर बनी रही थी। आगे चल करके पेरी पोर्शे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके किसी भी बेटे को उनके पद को संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस परिवार ने कंपनी के शेयर को बांटने का फैसला किया। फिर भी कंपनी ने बेहतर स्पोर्ट्स कारों का निर्माण करना जारी रखा और अपने आप को स्पोर्ट्स कार की दुनिया में बड़ी ही मजबूती से बनाए रखा। 1986 में डॉलर विनिमय की दरों में बड़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से पोर्शे कार के निर्माण में भी और उनकी कीमतों में भी काफी असर देखने को मिला और उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1991 तक उनकी सेल्स काफी गिरावट दर्ज की गई। 1993 तक घाटा इतना बढ़ गया था कि पोर्शे दिवालिया होने की कगार पे आ चुकी थी। उनके सामने रास्ता था कि वो कंपनी को बंद कर दे, लेकिन उसी वक्त उन्होंने बड़ा ही साहसिक निर्णय लिया और वो निर्णय था कि वो एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करेगी। रेसिंग कार बनाने के बजाय अब वो एसयूवी कार बनाएंगी। हालांकि ये एसयूवी कार बनाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो रेसिंग कार बनाएंगे, उस समय अमेरिकी बाजार में छोटी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही थी, इसीलिए एसयूवी बनाना उनके लिए सही साबित नहीं हो रहा था। लेकिन साल 2002 में पोर्शे ने सभी को चौंकाते हुए 4 दरवाजों वाली एसयूवी केन लॉन्च की। ये गाड़ी आश्चर्यजनक तरीके से ग्राहकों को पसंदीदा गाड़ी बन गई थी। ग्राहक उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि केन भले ही दिखने में अलग रही हो मगर इसकी खूबियां वही पुरानी स्पोर्ट्स कार वाली थी। ग्राहकों को काफी पसंद आ रही थी। इसकी सफलता ने पोर्शे को दिवालिया होने से बचा लिया था। आज इनकी केन और मैकन अमेरिकी बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियां हैं। हालांकि कंपनी ने अपनी स्पोर्ट्स वाली छवि को बरकरार रखा। उन्होंने पोर्शे पनामेरा लॉन्च की जो पूर्णतया इलेक्ट्रिक गाड़ी है और सबसे ज्यादा बिकती भी है। पोर्शे अब वॉक्सवैगन समूह का हिस्सा है जो कि अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया में लग्जरी कार ब्रांड बना हुआ है। आज की ब्रांड स्टोरी में यही कहानी थी। आपका चैनल के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर लिखिएगा। कहानी यहाँ तक आपने सुनी ली है तो दरख्वास्त है जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।